हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। बहुत समय से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024-25 एग्जाम के अंदर वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं क्या? क्या और वैकेंसी यहाँ पे बढ़ सकती हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम वैकेंसी वाले पॉइंट पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इतनी कम वैकेंसी के अंदर जो हमारा सिलेक्शन का चांस है वो हमारा चांस बनता भी है या नहीं बनता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है, अगर मैं इन 2 से ढाई महीनों के अंदर एमपीपीएससी एई का अगर प्रिपरेशन करना चाहूं तो ये क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकूं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हमारा मेन जो कंसर्न है, बहुत सारे बच्चों का जो मैसेज हमारे पास आ रहा है, क्या सर वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं? ठीक है, चलिए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन आपको दूं तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा 2021 2021 और 2022 वाला जो हमारा एई का पेपर था, ठीक है, एई हमारा जो पेपर था वहां पे भी हमारी जो वैकेंसी थी, बहुत ज्यादा कम वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, और वैकेंसी जो बड़ी हुई थी, जब नोटिफिकेशन आया था आपकी कम वैकेंसी आई थी, उसके बाद 5 to 10 जो पोस्ट आपकी थी और इंक्रीज की गई थी। लेकिन जब इन्होंने फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया था उस टाइम पे 10 से 15 पोस्ट को और बढ़ाया गया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 10 पोस्ट के आसपास आपका बढ़ाया गया था। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो जो हमारा 2024 और 25 का हमारा जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर अभी इन्होंने ऑफिशियली 10 पोस्ट जो है और इंक्रीज की हुई है। ठीक है, लगभग 23 पोस्ट अभी आपकी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, 23 आपकी पोस्ट यहाँ पे लगभग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप वैकेंसी और बढ़ सकती है। ठीक है, अगर वैकेंसी बढ़ने की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको ये बोल सकता हूं कि भाई 5 to 10 पोस्ट जो आपकी है, टिल रिजल्ट, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपके बढ़ने के चांसेस है। बहुत ज्यादा वैकेंसी तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगी कि 50-100 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब चांस नहीं लग रहा है कि इतनी वैकेंसी इनके द्वारा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा हमारा 2025-26 एग्जाम के लिए, उसके अंदर आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेंगी। बट अगर इस एग्जाम के अंदर मैं बात करूं तो आपकी 5 to 10 पोस्ट को और इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको कंफर्म नहीं करूंगा कि भाई एग्जाम के पहले इनको आपका इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, मतलब इनके हाथ में रहता है। आप नोटिफिकेशन को भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टिल रिजल्ट अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट आती है डिपार्टमेंट्स की तरफ से तो हम यहाँ पे वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 5 से 10 पद और बढ़ने की संभावना है कि आपके 5 से 10 पद और आपके इस वैकेंसी के अंदर बढ़ जाएं। ठीक है, तो जो आपका मन में एक क्वेश्चन था वैकेंसी बढ़ने का कि वैकेंसी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, ठीक है, तो चांसेस है कि 5 से 10 पद आपके और यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा बढ़ा दें तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगर ज्यादा बढ़ा दें तो और अच्छी बात है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट डेटा की अपन बात करें तो 5 से 10 पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो इनके पास अथॉरिटी है, आपको पता ही है कि रिजल्ट तक ये वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं। रिजल्ट एक बार अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आपकी वैकेंसी जो है, आपकी वैकेंसी को ये इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज जो अभी हमारे पास एक और स्टूडेंट है हमारे, उनका क्वेश्चन आया था कि सर जो इन्होंने डेट देके रखी हुई है, क्या इस डेट पर एग्जाम कंडक्ट होगा, इस डेट पर एग्जाम कंडक्ट होगा या एग्जाम की डेट को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी टेंटेटिव एग्जाम डेट है, जो ऑफिशियली पीएससी के द्वारा अनाउंस की गई है, तो वो हमारी डेट 24 अगस्त है। ठीक है, 24 अगस्त है। 24 अगस्त को यह एमपीपीएससी एई का जो पेपर हमारा है वो हमारा कंडक्ट होगा। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि पेपर हमारा जो होने वाला है वो हमारा ओएमआर बेस्ड हमारा पेपर होगा। कंप्लीट ऑफलाइन प्रोसेस हमारी यहाँ पर होने वाली है।
तो अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा आधिकारिक नोटिस जो है आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है कि जो डेट आपकी है इस डेट को बढ़ाया जाए, और ना ही ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी एग्जाम डेट जो है वो आपकी पोस्टपोन्ड हो और आगे आपकी एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अभी आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो प्रिपरेशन आपको 24 अगस्त 2025 को ही कंसीडर करके करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप ऐसा ना सोचें कि एग्जाम डेट जो हमारी है वो एग्जाम डेट हमारी यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, आपको आपके मन में यही चीज रखना है कि 24 अगस्त 2025 को ही हमारा जो एई का पेपर है वो आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जब तक कि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देते हैं कि आपकी जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो आपकी जो डेट है अभी आप यही मान के चलें कि 24 अगस्त को आपको पेपर होने वाला है, क्योंकि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि एग्जाम डेट जो आपकी है वो आपकी पोस्टपोन्ड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट 2 मंथ अगर अपन मान के चलें आज से, तो सपोज अपन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। इन 2 महीने के अंदर अगर मैं प्रिपरेशन करना चाहूँ एई की, तो क्या मैं प्रिपेयर हो सकता हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा कि हमारा जो पेपर है वो 450 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू होगा। 450 नंबर के अंदर हमें हमें 50 क्वेश्चंस जो हैं नॉन टेक्निकल पार्ट से हमें देखने को मिलेंगे, और हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेक्निकल पार्ट से देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कि जो ये 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एमपीजीके से आने वाले हैं, और आपको पता है एमपीजीके का आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी नई चीजों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो आपके करंट अफेयर्स से होते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो आपके आईसीटी से होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन जो रहेगा 3 नंबर का रहेगा, मतलब ये जो 150 क्वेश्चंस आपके हैं ये टोटल आपसे 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो 2 महीने के अंदर आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप इसको पढ़ते रहें और आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ठीक है, आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, यहां से आपको मैक्स टू मैक्स नंबर जो है वो आपको कवर अप करना है। ठीक है, अगर मैं इन 2 महीनों की बात करता हूं, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है 100 क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्निकल से आने हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई 100 क्वेश्चंस जो आपके हैं यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स जो आपकी हैं वो 10 यूनिट्स की पूछी जाएंगी। टेक्निकल का भी जो सिलेबस आपका है, टेक्निकल का सिलेबस भी यहाँ पे आयोग के द्वारा आपका चेंज किया गया है। ठीक है, टेक्निकल का सिलेबस भी आपका आयोग के द्वारा चेंज किया गया है। तो टेक्निकल वाला जो पार्ट है इसमें हम क्या पढ़ें कि हम मैक्स टू मैक्स नंबर जो हैं उनको लेके आ सकें। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं कंप्लीट 10 यूनिट्स की यहाँ पे बात करूं, तो अगर हम यूनिट 1 की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको उन यूनिट्स को कवर अप करना है जो आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाली यूनिट है। जैसे यूनिट 1 जो आपका है वो यूनिट 1 आपका हाईवे इंजीनियरिंग है। क्या है आपका आपका हाईवे इंजीनियरिंग है। आप भैया हाईवे इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्यों? क्योंकि इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाना है, और इस सब्जेक्ट से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे ये आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 30 नंबर दिलाने वाला है। तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करें जो मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर कराएंगे। ठीक है, एक तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो एक आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है हाइड्रोलिक्स। मतलब कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, जो आपका क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, तो ये भी आपका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जो कि आपका यूनिट नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी एक ही सब्जेक्ट आपका है, आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको ये 10 क्वेश्चंस जो होंगे ये 30 नंबर के होंगे, मतलब ये दो सब्जेक्ट ही आपके 60 मार्क्स को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, मतलब दो सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उन दो सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है, और इंडिविजुअल
आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 अगर आप देखें तो यूनिट 3 के अंदर आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्होंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोला हुआ है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स आपका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका है, अकेले आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स से इंडिविजुअलिटी में आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और यहाँ पे भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट का वेटेज ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90 मार्क्स जो आपके हैं इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आपका फोर्थ नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है, वो फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर आपका काफी ज्यादा सिलेबस को चेंज किया गया, कुछ चीजें आपकी वो ऐड इसके अंदर की गई हैं। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल एक्ट्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह आपकी यहाँ पे डाल दी गई हैं। तो एनवायरमेंट भी आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, के लिए एनवायरमेंट से आपसे 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये भी आपका यहाँ पर 30 नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दिला सकता है, अगर आप अच्छे से एक सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूं जिनको आप अकेला एक सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा सीपीएम वाला पार्ट आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट आता है और सीपीएम की अपन बात करें तो सीपीएम के अंदर, सीपीएम तो आपसे पूछा ही जाएगा, कुछ पार्ट इसके अंदर नया जोड़ दिया गया है। जैसे कि आपका एक तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी, ये तो आपका पहले भी पूछा जाता था। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी वाला पार्ट आपसे पूछा जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपकी हैं वो आपकी एस्टिमेशन की यहाँ पे डाल दी गई हैं। किसकी डाल दी गई हैं? एस्टिमेशन की आपकी डाल दी गई है। मतलब ये आपका एक सेकंड सब्जेक्ट जो है इसके साथ आपको जोड़ दिया गया है। ठीक है, अभी आपको इस चीज को भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो सीपीएम हो गया। सर अगर आप देखोगे तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट बनाई गई है किसके साथ? एक यूनिट आपकी कंप्लीट बनाई गई है सर्वे और इसके अंदर आपका एस्टिमेशन पार्ट को डाला गया है। किसको डाला गया? एस्टिमेशन पार्ट को डाला गया। तो आप देखोगे आधा एस्टिमेशन जो है आपका इस यूनिट में आने वाला है, आधा एस्टिमेशन आपका यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो मतलब सीपीएम के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके अगर इस यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ऐसा समझ के चलो कि सीपीएम वाला जो पार्ट है यहाँ से अगर मैक्सिमम मुझसे 6 to 7 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब 3 to 4 जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमारे यहाँ पे किससे बन जाएंगे? वो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे एस्टिमेशन से बनने वाले हैं। सिमिलरली अगर इस यूनिट में मैं बात करूं तो इस यूनिट के अंदर सर्वे सर्वे जो हमारा है, सर्वे से सिंपली आपको 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस आप मान लो, 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं आपको सर्वे से देखने को मिलेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आपके 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे वो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको एस्टिमेशन से देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है सॉरी, कि आप एस्टिमेशन सब्जेक्ट को भी अगर पकड़ते हो यहाँ पे तो एस्टिमेशन सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर पूरे पूरे आपको 8 to 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एस्टिमेशन सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। तो आप एस्टिमेशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि 2 यूनिट के अंदर आधा आधा पार्ट आपका इसका आने वाला है। ठीक है, और सीपीएम वाला जो पार्ट है ये आपको जो है आपको 6 to 7 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके सीपीएम के क्वेश्चंस मतलब सीपीएम सब्जेक्ट में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में बात करूं तो आपका डब्ल्यूआरई वाला जो सेक्शन है, आप डब्ल्यूआरई वाले सेक्शन को कवर अप करें क्योंकि यहाँ पे आप इरिगेशन को पढ़ेंगे। आप किसको पढ़ेंगे? आप इरिगेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इरिगेशन को आप पढ़ेंगे और इरिगेशन के साथ साथ आपको हाइड्रोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी आपका एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी का कुछ पार्ट आप एनवायरमेंट के अंदर भी पढ़ लेते हो, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये डब्ल्यूआरई जो है आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हो, ये भी आपका कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। ठीक है, ये अपन वो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो 2 महीने के अंदर अगर आप कवर अप करते हो तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर बात करें आगे तो आगे अगर आप देखोगे तो एक आपकी जो यूनिट है उसके अंदर आरसीसी भी आने वाला है, स्टील भी आने वाला है, उसके बाद आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी आने वाला है, उसके बाद आपका ब्रिज इंजीनियरिंग भी आपका आने वाला है। अगर यहाँ पे आप रेशियो पे जाओगे ना, हाँ रेशियो पे अगर आप जाओगे तो आप मान के चल लो कि 3 क्वेश्चन आपको आरसीसी से, 3 क्वेश्चन आपको स्टील से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके पीएससी से हो जाएंगे, ब्रिज इंजीनियर से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ता है तो ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे
कम पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे ब्रिज इंजीनियर से पूछा जाएगा। आप समझना, जैसे आरसीसी और पीएससी दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारा एक सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। स्टील हमारा इंडिविजुअल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके लिए हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके हम यहाँ पे 30 नंबर को यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। तो पहले जो मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, पहले वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई आरसीसी और स्टील के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन पढ़ना है। मतलब इसके अंदर हम आईएएस 456 को कवर अप करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे आईएएस हमारा जो 800 होता है उसको हम कवर अप करेंगे। मतलब तीन तीन सब्जेक्ट हम जब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तब जाके हम यहाँ पे 30 नंबर लेके आ पाएंगे। और जहां पे ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बाकी के सब्जेक्ट्स आपको इंडिविजुअलिटी में 30 नंबर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन बाद में करेंगे जब हमारे ये पहले वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये पहले वाले सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स जो है, अप्लाइड मैकेनिक्स आ जाता है। अप्लाइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको सॉम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको टॉस पढ़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अंदर आपका सॉम का जो पार्ट है, आपका मैक्सिमम पार्ट है, आपको सॉम से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 5 to 6 क्वेश्चन जो आपके हैं, या 4 to 5 भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 4 to 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन इंडिविजुअलिटी में आपको सॉम से देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आप मान लो कि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स से देखने को मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके लगभग टॉस से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गई है, आप इन तीनों सेक्शंस को जब कवर अप करोगे तब जाके आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन ओवरऑल परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉम को कवर अप कर लो, क्योंकि सॉम के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बाकी सब्जेक्ट सॉम में भी आपके जो है डिजाइनिंग में यूज होते हैं, तो सॉम को आप कवर अप कर लो। टॉस जो आपका है इसके अंदर आपको डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी से आपको क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप इस चीज को स्टेबिलिटी वगैरह जो है आप वहां पे इसको कवर अप कर सकते हो। तो ये आपको बाद में करना है, जो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताए हैं वो सब्जेक्ट आपको पहले कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक लास्ट यूनिट है जो ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक तो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है, दूसरा आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तीसरा आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, फोर्थ आपको बिल्डिंग प्लानिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिल्डिंग प्लानिंग आपको पढ़ना है। और फिर आपको बिल्डिंग प्लानिंग के साथ साथ आपको बिल्डिंग प्रोविजंस भी पढ़ना है। मतलब आप समझ रहे हो, इस यूनिट के अंदर जब आप ये 5 सेक्शंस को कंप्लीट करोगे तब जाके आप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये ऐसी चीज है कि इसके अंदर पूरा का पूरा थ्योरी और फैक्चुएट डेटा आपका रखा हुआ है। अगर आप आज से पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीजें जो हैं आप स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में आपको इन सब्जेक्ट को कवर अप करना है, ठीक है। मानता हूं कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको एवरेजन 2 क्वेश्चन मिलेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी के अंदर ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो जाता है, प्लानिंग एंड प्रोविजन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मतलब ये जो लास्ट वाली यूनिट है ये आपको लास्ट में पढ़ना है, जिससे आप लास्ट में पढ़ोगे तो जो थ्योरी सेक्शन आपका है वो थ्योरी सेक्शन आपको याद भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो सब्जेक्ट्स बताए हैं कि पहले हमें किन सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है, आप उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करें, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनके पास चांस है कि वो अपना जो टेस्ट पेपर्स हैं वो टेस्ट पेपर्स को लगाना यहाँ पर स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको ये पढ़ना है, इस तरीके से आपको कवर अप करना है, लेकिन हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है, इस सिलेबस चेंज की वजह से जो कंटेंट है वो कंटेंट हमें कहां से मिलेगा, ठीक है। कंटेंट हमें कहां से मिलेगा, क्योंकि अब 2 महीने के अंदर अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो हमें भैया कंटेंट हमारे पास होगा तो ही हम प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। कंटेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक तो आपको हमारा पोस्टल स्टडी पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, आप हमारा पोस्टल स्टडी पैकेज ले सकते हो। आपको इसके अंदर कंप्लीट जो आपके नोट्स वगैरह हैं वो आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है तो हमारे पास आपको लाइव वीडियो कोर्स हमारा मिल जाएगा, ठीक है। लाइव वीडियो कोर्स हमारा आपको मिल जाएगा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। आप लाइव वीडियो कोर्स ले सकते हो। इस वीडियो कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी।
प्लस ये पूरा पोस्टल स्टडी पैकेज वाला जो कंटेंट है, ये आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज इट इज आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं लाइव वीडियो कोर्स की बात करूं तो तीनों ही सेक्शन में हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप एमपीजीके का सेपरेट कोर्स चाहते हैं पार्ट ए का, अगर आपका पार्ट बी आपका सेल्फ स्टडी आपने कर लिया, आपने कवर अप कर लिया, आप सिर्फ नॉन टेक चाहते हैं तो आपको सिर्फ नॉन टेक मिल जाएगा। अगर आपका नॉन टेक स्ट्रांग है, टेक्निकल थोड़ा वीक है, आपको सिर्फ टेक्निकल चाहिए, तो आपको सिर्फ टेक्निकल का भी हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। नेक्स्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि ये हमारा कंप्लीट बैच है, तो ये आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा जिसके अंदर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल हमारी टीम के द्वारा कवर अप कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, आप ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट जो हमारे हैं वो मॉक टेस्ट लगाना कितना जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज आती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है, वो आपका कितना हो चुका है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप उस बेसिस पे अपने रैंकिंग देख सकते हो कि आपको कितनी चीजें रिमेंबर्स है। आप टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया, आपने देखा सब कुछ किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है, तो उस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आया है आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट आपको याद है या नहीं है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट के आप अगर फाइनल पेपर देने जाते हो तो यहाँ पे स्कोर ज्यादा आने के चांसेस आपको देखने को क्या मिलेंगे, कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा लिए हैं बहुत सारे, अगर आपने मॉक टेस्ट को परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एवरेजन स्कोर है वो एवरेजन स्कोर आपका क्या निकल कर आ रहा है, और एग्जाम के अंदर किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सिलेबस आपका यहाँ पे चेंज हुआ है। क्वेश्चंस किस लेवल के किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चल पाएंगी, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चल पाएंगी। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं तो इसका भी हमारे पास कोर्स है। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन अभ्यास बैच है। इस अभ्यास बैच के अंदर आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, पूरे मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अभी हमारे मॉड्यूल 1 के टेस्ट पेपर चल रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे 15 टेस्ट पेपर एवरेज यहाँ पे कंडक्ट करा दिए हैं। ठीक है, और पैरेलली आपके कंडक्ट होते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस अभ्यास बैच के अंदर एडिशनली आपको क्या मिलने वाला है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी। मतलब इस बैच के अंदर अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूं तो इस बैच के अंदर ओवरऑल आपको 10,000 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे द्वारा प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने स्टडी कर ली है, सेल्फ स्टडी कर ली है, आपका कंटेंट आपका जो है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो आप सिर्फ टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच भी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो और अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो मॉक टेस्ट भाई लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप हमारा ही ये टेस्ट पेपर आपको जहां से भी मिल रहा है आप मॉक टेस्ट को लगाइए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट को लगाइए, लेकिन लगाना जरूर, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, आपको आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है आपको वो पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन का जो लेवल है वो हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सबके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर वैकेंसी तो हमारी बहुत कम है। ठीक है, क्या कम वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं? कम वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन के चांस बनते हैं। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे नेगेटिविटी एक क्रिएट कर देते हैं, यार इतनी वैकेंसी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब एक अदर लेवल का एक कंपटीशन जो है ना मार्केट के अंदर, उसको क्रिएट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक अदर लेवल का कंपटीशन जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट है कि भैया वैकेंसी कम है, हमारा तो नहीं होगा, हमने छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आपको ये चीज बोलेंगे। ठीक है, अगर अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं, तो जो बच्चों के अंदर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके सीरियसनेस होती थी, वो सीरियसनेस आज के समय में सिर्फ आपको 100-150 बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। चलो, अगर आपको लग रहा है कि मैं 100-150 का जो फिगर बोल रहा हूँ वो कम बोल रहा हूँ, भाई आप 500 बच्चों को ले, तो अगर कम वैकेंसी भी हैं, तो जो सीरियस बच्चे हैं, जो बिल्कुल इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, वो क्राउड भी तो कम है। आपको सिर्फ उन 400-500 बच्चों के साथ ही तो कॉम्पिटिट करना है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपको तो 10-20-30 हजार लोगों के साथ कॉम्पिटिट करना है? भाई 10-20-30 हजार में सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं।
जो सिर्फ सीरियस बच्चे हैं, जो इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, उनका जो नंबर है, जो फिगर्स है, वो कम है। आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है, उन स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो अगर कम वैकेंसी है, उसके बाद भी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, वो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो जिनका एम है कि भैया हमें तो यही बनना है, वैकेंसी कम हो या कुछ हो, जो दिन रात एक कर रहे हैं, तो सीरियस कैंडिडेट की क्वांटिटी भी तो क्या है, सीरियस कैंडिडेट की जो आपकी क्या है, क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी भी तो क्या है आपकी, लो है, कम है, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम स्टूडेंट के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो। आप ये मत सोचो यहाँ पे कि आपको तो भाई बहुत सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ बुरी लग जाए, लेकिन ये हकीकत है। आज से आप 5 से 6 साल पहले आप देखोगे, या 4 से 5 साल पहले देखोगे, तो बच्चों के अंदर एक सीरियसनेस थी। सीरियसली वो पढ़ाई करते थे, एग्जाम को देते थे, लेकिन अब वो सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर है सीरियसनेस का स्टूडेंट्स के अंदर, वो कम है, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन आपका कम है। जितना आपको बताया जा रहा है, एक्चुअल में उतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। चलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, वैकेंसी कम है, मैं भी मानता हूं, गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी कम निकाली गई है, लेकिन अगर कम वैकेंसी के अंदर भी हमें सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट का जो नंबर है, वो आपको कम है, तो सिलेक्शन के चांस आपके बिल्कुल बनते हैं, अगर आप अपना 100% देके जाओगे तो। सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो कम वैकेंसी है, सपोज मान लो कि यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी है, अगर आपकी वैकेंसी क्या होती है, आपकी ज्यादा वैकेंसी होती, अगर ज्यादा वैकेंसी होती तब भी तो हमें पढ़ना पड़ता ना। अगर हमें नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर ज्यादा वैकेंसी है तो क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ना तो हमें तब भी पड़ता ना। और पढ़ना हमें कम वैकेंसी में भी पड़ रहा है, लेकिन कम वैकेंसी के अंदर हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें ज्यादा थोड़े से मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो हमारा तब भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन तो हमारा तब भी हो सकता है, ठीक है। चाहे ज्यादा वैकेंसी हो, चाहे कम वैकेंसी हो, पढ़ना आपको बराबर है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल जरूर याद रखें कि भैया अगर सिलेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस जो हमारे हैं, वो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं, अपना 100% दे के आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हम सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के जो हमारे पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट पे अपन ने यहाँ पे चर्चा की हुई है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन के अंदर कोई क्वेरी आता है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर में प्रोवाइड करा दूंगा, आप कॉल करके गाइडेंस को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी चीज को लेके आपको इंक्वायरी चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।